जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रिविजन कर रहे हैं। इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का जो रिविजन कराए हैं, 2 चैप्टर करा चुके हैं। आज तीसरा भाग कह सकते हैं, यानी कि आज तीसरा भाग हम रिविजन करा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के रिविजन में सिंधु घाटी सभ्यता से कौन-कौन से प्रश्न उत्तर मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? ध्यान देंगे, ये लोग है, लोग हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? तो लिखेंगे शाकाहार एवं मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन। देखेंगे यहाँ पर शाकाहार भोजन का थाली में सजा के रखा हूँ और यहाँ मांसाहार भोजन का थाली में सजा के रखा हूँ। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अगला प्रश्न बना, यहाँ के नगर किस पद्धति पर बनी हुई थी? लिखेंगे ग्रिड पद्धति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के नगर किस पद्धति पर बनी हुई थी? लिखेंगे ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति के बारे में मेरे द्वारा चैप्टर पढ़ाते समय बहुत विद्युत रूप से समझाया गया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? आप उत्तर लिखेंगे सुव्यवस्थित। देखेंगे दोस्तों, ये जल निकासी व्यवस्था का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है और बहुत ही सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न बना, यहाँ पर किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था? लिखेंगे पक्की एवं अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक पिक लगाया हूँ, जिसमें पक्की ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें हैं, बहुत सी सुंदर ईंटें हैं। इसके द्वारा मकान बनाते समय प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पर पक्की एवं अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर खुलते थे? तो लिखेंगे घर के पीछे। यहाँ पर घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर खुलते थे? लिखेंगे घर के पीछे। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, लोथल के घर के दरवाजे एवं खिड़कियां किधर खुलते थे? लिखेंगे घर के आगे। ध्यान देंगे दोस्तों, लोथल जो एरिया था, बस उसी एरिया में जो घर के दरवाजे थे वो घर के सामने खुलते, लेकिन लोथल के अलावा और जो एरिया था वहां पर घर के दरवाजे एवं खिड़कियां घर के पीछे खुला करते थे। फिर अगला प्रश्न बना, किस इलाके की किलाबंदी दोनों भागों में किया गया था? लिखेंगे कालीबंगा का। यानी प्रश्न आएगा किस इलाके की किलाबंदी दोनों भागों में किया गया था? आप लिखेंगे कालीबंगा। देखेंगे कालीबंगा का यहाँ पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? लिखेंगे मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला था। और प्रश्न भी यहाँ पर बन रहा है, बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? लिखेंगे मोहनजोदड़ो से। देखें दोस्तों यहाँ पर स्नानागार का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, जुते हुए खेत कहाँ पर मिले थे? ध्यान दीजिएगा, जुते हुए खेत कहाँ पर मिले थे? आप लिखेंगे कालीबंगा से। देखेंगे कालीबंगा है और दोस्तों यहीं पर जुते हुए खेत मिले थे। अगला प्रश्न बना, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी थी? लिखेंगे गेहूं और जौ। यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी थी? लिखेंगे गेहूं और जौ। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर गेहूं का पिक लगा हुआ है और यहाँ पर जौ का पिक मेरे द्वारा लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न बना, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लिखेंगे दोस्तों लोथल और रंगपुर से। ध्यान दीजिएगा, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले थे। और प्रश्न भी यहाँ बन रहा है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? लिखेंगे लोथल और रंगपुर से मिले थे। और फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना, अन्नागार कहाँ से मिला था? लिखेंगे अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला था। अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला था। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो लिखेंगे मोहनजोदड़ो का अन्नागार। प्रश्न पूछेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो का अन्नागार। फिर अगला प्रश्न बना, घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले थे? लिखेंगे सुतकोटा, कालीबंगा और लोथल से। घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले थे? लिखेंगे दोस्तों सुतकोटा से मिला था, कालीबंगा से मिला था और लोथल से मिला था। किसका प्रमाण? घोड़े का प्रमाण। देखेंगे यहाँ घोड़े का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना,
मातृ देवी या उर्वरता देवी की प्रतिमाएँ कहाँ से मिली थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मातृ देवी की पूजा वो लोग किया करते थे और उर्वरता देवी की, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मातृ देवी एवं उर्वरता देवी की प्रतिमाएँ कहाँ से मिली थी? आप लिखेंगे हड़प्पा से। प्रश्न आएगा मातृ देवी और उर्वरता देवी की प्रतिमाएँ कहाँ से मिली थी? आप लिखेंगे हड़प्पा से। और फिर अगला प्रश्न आया सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले थे कि नहीं? तो लिखेंगे नहीं। ध्यान देंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। ये बहुत बड़ी बात है। मातृ देवी की पूजा हो रही है, उर्वरता देवी की पूजा हो रही है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला था। और प्रश्न भी यहाँ पर यही बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य मिले थे कि नहीं मिले थे? आप उत्तर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। और देखेंगे दोस्त यहाँ पर मेरे द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत अभी जो मंदिर बना है अयोध्या में, राम मंदिर, उसका पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, दाढ़ी वाला साधु कहाँ से मिला था? उत्तर लिखेंगे मोहनजोदड़ो से। प्रश्न आएगा दाढ़ी वाला साधु कहाँ से मिला था? आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो से। और फिर अगला प्रश्न बना पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? लिखेंगे मोहनजोदड़ो से। आप देखेंगे दोस्तों ये पशुपतिनाथ की मोहर है, इस पे देखेंगे यहाँ पर शिव का पिक लगा हुआ है, यानी कि मोहर पर छपा हुआ अलंकृत मोहर है ये। और अगल बगल बैल है, सांड है, नंदी है, इस प्रकार के चारों तरफ से पिक लगे हुए हैं। तो प्रश्न आएगा पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली थी? आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? लिखेंगे प्रकृति की पूजा करते थे और ये सूर्य की उपासना भी करते थे। ध्यान देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और दोस्तों साथ में ये सूर्य की उपासना भी करते थे। तो देखेंगे यहाँ भगवान सूर्य का मेरे द्वारा एक बहुत ही मनमोहक पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न, अग्निकुंड कहाँ से मिला था? लिखेंगे कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ से मिला था? लिखेंगे कालीबंगा से। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग शवों को सिंधु सभ्यता के लोग अपने शवों का किस प्रकार अंतिम संस्कार करते थे? तो लिखेंगे 3 प्रकार से संस्कार करते थे। पहला पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान और तीसरा दाह संस्कार। और फिर अगला प्रश्न बन रहा है मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जब व्यक्ति मर जाता था यानी इंसान मर जाता था तो उसे दफनाया जाता था, उसे बोलते थे पूर्ण समाधान। यानी मृतकों को जब कब्र में दफना दिया जाता था तो उसे बोलते थे पूर्ण समाधान। देखेंगे कब्र का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना आंशिक समाधान किसे कहते हैं? ऐसे आप प्रश्न बना सकते हैं कि आंशिक समाधान किसे कहते हैं? तो लिखेंगे मृतक के शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता था। ध्यान देंगे और जब उस शवों को जानवर खा लेते थे और फिर बचे हुए हड्डियों को दफना दिया जाता था, उसे कहा जाता था आंशिक समाधान। यानी जो व्यक्ति मर गया उसे जंगल में छोड़ दिया गया और जंगल में जो भी जीव जंतु जानवर होते थे उसके मांस को खा जाते थे, बच जाता था हड्डी और हड्डियों को दफना दिया जाता था, उसे कहते थे आंशिक समाधान। देखेंगे यहाँ पर ये हड्डियों का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना कि दाह संस्कार किसे कहते थे? ऐसे कह सकते हैं कि मृतकों को जलाने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो लिखेंगे दाह संस्कार। अभी भी दोस्तों दाह संस्कार हमारे हिंदू धर्म में होता है। तो प्रश्न बनेगा मृतकों को जलाने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो लिखेंगे दाह संस्कार। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दाह संस्कार होते हुए एक व्यक्ति का पिक लगाया गया है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यानी रिविजन का सिंधु घाटी सभ्यता का यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता जो रिवीजन का है यहीं पर समाप्त होता है। मैं कहूँगा कि दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसी के साथ फिर कहूँगा, हर बार कहता हूँ भूलेंगे नहीं, अगर भूल जाऊँगा तो भी आप इस काम को जरूर करेंगे कि जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो हर रिवीजन के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दे रहा हूँ और लिंक में उस दिन का संबंधित पूरा चैप्टर पूरा विधिवत रूप से पढ़ाया गया है जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। चूंकि ये जो हम कर रहे हैं ये रिवीजन करा रहा हूं आपको, तो इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे, ये सच्चाई है। तो लिंक पर जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर जाइए और लिंक पर क्लिक करिए और पूरे चैप्टर को विधिवत रूप से पढ़िए। तो दोस्तों आज का क्लास में यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।